हाँ हाँ, हम लोग पिछला क्लास वाटरफॉल मॉडल देखे थे, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे स्पाइरल मॉडल से, ठीक है। स्पाइरल मॉडल भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, ठीक है। इससे पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका डिफरेंट स्टेजेस जो होता है, ठीक है, वो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, पहला क्या था? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नेक्स्ट क्या था? सॉफ्टवेयर डिजाइन। तीसरा क्या था? डेवलपिंग प्रोडक्ट। चौथा क्या था? प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। और पांचवा था डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो बेसिक यही स्टेजेस है। ये स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स जो है वो बनता है, ठीक है। हम लोग वाटरफॉल मॉडल इससे पहले ही देख चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे स्पाइरल मॉडल से, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल एक सिस्टमैटिक और इटरेटिव अप्रोच है। इटरेटिव का मतलब हम लोग बार बार कुछ काम को यहाँ पर रिपीट करते हैं, ठीक है। इटरेशन, बार बार रिपीटेशन होता है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पाइरल इज अननोन, ठीक है। लूप्स जो होता है, स्पाइरल लूप्स जो होता है, अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एंड वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट वैरी करता है, ठीक है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट कैन बी वैलिड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये है स्पाइरल मॉडल का डायग्राम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ चार क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है ये मॉडल, ठीक है। क्वाड्रेंट्स मतलब चार हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड टॉप वाला हिस्सा है उसमें क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यही जो चार स्टेप्स में इटरेशन करते रहते हैं, मतलब हम लोग घूमते रहते हैं। मतलब हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिटरमाइन किए, फिर नंबर टू में क्या है? फिर नंबर टू में क्या है? आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, ठीक है। नंबर टू में हम लोग जो भी रिस्क रहता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर थ्री में डेवलपमेंट एंड टेस्ट, ठीक है, हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग आगे और क्या काम करेंगे उसका प्लानिंग यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं, ठीक है। प्लान द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्लान कर लिए, उसके बाद वहां ऑब्जेक्टिव्स और क्या होना चाहिए, फिर से हम रिजॉल्व मतलब रिस्क को रिजॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलपमेंट एंड टेस्ट करते हैं, फिर से इस तरह से हम घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो क्वाड्रेंट, ये जो मतलब हम लोग को क्वाड्रेंट दिख रहा है उसका सेंटर में जाए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लान। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग के पास एक तो छोटा सा मॉडल आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटोटाइप वन, ठीक है। प्रोटोटाइप वन बनाने के बाद फिर से हम रिक्वायरमेंट लेंगे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, डेवलपमेंट प्लान करने के बाद फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोटोटाइप टू आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक नया मॉडल आ जाएगा। फिर से उसका हम लोग वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिंग ये सब कुछ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस है ये घूमता ही जाएगा जब तक कि ना मेरे को एक डिटेल्ड यहाँ पे जैसे दो बार घूमने के बाद हमको तीसरा बार में एक ऑपरेशनल प्रोटोटाइप मिल गया। ऑपरेशनल प्रोटोटाइप मतलब हम जिसको चला सकते हैं। हेलो, क्लास ले रहे हैं। तो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, उसके बाद हमको क्या मिल जा रहा है? डिटेल डिजाइन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो एसडीएलसी का फेजेस होता है, ठीक है। एंड लास्ट में जब हम सारा ये कंप्लीट इस तरह से घूम के हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, तो लास्ट में हम उसको रिलीज कर दे रहे हैं। रिलीज कर देना मतलब हम डिप्लॉय कर दे रहे हैं, मतलब एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जा रहा है, ठीक है। ये मॉडल डायग्राम समझ में आया सबको? यस सर। हम्म, ठीक है। तो आगे हम लोग, अब ये डायग्राम देख लिया, अब हम लोग आगे इसके बारे में क्या क्या है जो डिटेल्स है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस नीड्स टू बी डेवलप, ठीक है। तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे ना कि नंबर ऑफ लूप्स मतलब कितने बार वो घूमेगा, चार क्वाड्रेंट्स में जो घूम रहा था हम लोग का स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो कितना टाइम्स घूमेगा ये अननोन है। कितना यहाँ पे जैसे हम लोग देख ही रहे थे कि एक एक बार घूम रहा था, एक एक बार अपना कंप्लीट रोटेशन कर रहा था, एक एक प्रोटोटाइप मिलता जा रहा था। तो कितना प्रोटोटाइप मिलने के बाद ऑपरेशनल प्रोटोटाइप मिलेगा ये अननोन है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, एंड वैरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस नीड टू डेवलप द प्रोजेक्ट कैन बी वैरिड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, कितना फेजेस होगा ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिस्क वो डेवलप कर सकता है. Dynamically determine number of phases. Project manager has an important role in developing a project. तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ही डिसाइड करता है कितना टाइम घूमेगा, कितना स्टेजेस होगा. तो स्पाइरल स्पाइरल हम लोग अभी देखें कि स्पाइरल क्या होता है. ठीक है, स्पाइरल मॉडल जो होता है. ठीक है, इटरेशन विद ईच इटरेशन ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल. ठीक है, एक बार जो घूमता है वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का जो स्टेजेस है उसको लेके जो क्या क्या होता है हम लोग देख ही चुके थे. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक बार घूम रहा था तो एक एक प्रोटोटाइप मिल जा रहा था. जब तक कि हमको ऑपरेशनल प्रोटोटाइप ना मिले तब तक वो घूमता ही जा रहा था. तो फेजेस यहाँ पे फिर से इस बार देखते हैं. बेसिक जो एसडीएलसी का फेजेस है, ठीक है, वही फेजेस है, बस थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस है. प्लानिंग. The first phase of the spiral model is the planning phase, okay, where the scope of the project is determined and a plan is created for next iteration. Okay. Scope पहले determine होगा and next क्या planning होगा वो determine. Risk analysis, इसमें क्या है, risk associated with the projects are identified and evaluated. ठीक है. फिर engineering, software is developed based on the requirement gathered in previous iteration. Engineering phase. Evaluation, इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट वाला काम होता है. ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स उसका डेवलपमेंट हो रहा है. इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, हम देखते हैं कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट्स था, ठीक है, वो फुलफिल हुआ है या नहीं. ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लानिंग. मतलब ये जो चार स्टेप्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये चार स्टेप्स होने के बाद फिर से हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत गौर से तो पहला वाला जो फेज था ना एंड पांचवा वाला फेज है ना वो सेम ही है, क्योंकि ये चार चार ही डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो हो रहा था. ठीक है, बार बार वो घूम के फिर से पांचवा में प्लानिंग में आ गया एंड फिर से, ठीक है, कम्प्लेक्स लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है. तो रेडियस एक्सपेंस, रेडियस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंस और द कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि क्यूमुलेटिव कॉस्ट एक स्टेज से और एक स्टेज में जब जा रहा है, ये पे ये पूरा अपना कंप्लीट रोटेशन कर लिया तो नेक्स्ट वाले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जा रहा है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला हम लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, तो जा रहा है तो फिर वो क्या है, एक स्टेज का कितना कॉस्ट हुआ वो भी हम वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ दिस फोर क्वाड्रेंट्स, उसी का क्वाड्रेंट्स को यहाँ पे बताया गया. ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में. आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क. ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट में रिस्क जो भी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, फिर थर्ड में एक प्रोटोटाइप हम बनाते हैं. यहाँ पे थर्ड में मतलब एक जब हो जा रहा है तो एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं. प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा सा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर हम तीनों जो मेरा स्टेप्स है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर लास्ट में फिर से हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे. रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज. फोर्थ क्वाड्रेंट, कस्टमर्स इवैल्यूएट द सो फार डेवलप्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फेज इज स्टार्टेड. अच्छा, अब यहाँ पर रिस्क हैंडलिंग, ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. रिस्क क्या होता है, एडवर्स सिचुएशन. ठीक है, तो हम लोग का कोई डिजायर्ड सिचुएशन नहीं, कोई भी एडवर्स सिचुएशन, ठीक है, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन को अफेक्ट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिस्क. स्पाइरल मॉडल सपोर्ट्स कोपिंग विद दिस रिस्क बाय प्रोवाइडिंग द स्कोप. क्योंकि हर एक छोटा छोटा स्टेप के बाद, ठीक है, हम लोग फिर से प्लानिंग में आ रहे हैं, फिर से एक एक छोटा छोटा काम को खत्म करते जाते हैं, फिर नया सिरे से फिर वही स्टेजेस में घूमते रहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हम लोग का जो रिस्क होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर एक फेज में ही हम लोग एक एक प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं एंड वो प्रोटोटाइप फिर इम्प्रूव होते जाता है. तो प्रोटोटाइप मॉडल अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप मॉडल भी है. ठीक है, वो भी क्या होता है, रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. बट इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट रिस्क डेवलपमेंट वर्क, मतलब डेवलपमेंट के बाद भी रिस्क अगर हो सकता है तो फिर वहां पर हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल नहीं यूज कर सकते. फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर डेटेड एंड एनालाइज द रिस्क एट दैट पॉइंट आर आइडेंटिफाइड. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और एक नाम है, स्पाइरल मॉडल को हम लोग मेटा मॉडल भी बोलते हैं.
ठीक है, बिकॉज सबस्यूम्स ऑल द एसडीएलसी मॉडल, मतलब एक ही मॉडल में बार बार हम लोग जो ये घूम के आते हैं, घूम के बनाते रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग मेटा मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इटरेटिव मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, ये सारा कुछ मेटा मॉडल है, तो मेटा मॉडल के तौर पे भी हम इसको बोल सकते हैं। अब एडवांटेजेस देखते हैं स्पाइरल मॉडल का क्या क्या है। पहला है रिस्क हैंडलिंग, रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है क्योंकि हम स्टेज बाय स्टेज काम कर रहे हैं ना, एक एक पर्टिकुलर काम को डिफरेंट स्टेजेस में कर रहे हैं, उसके बाद फिर से नया जो काम है उसको हम 4 स्टेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर बाद में चेंज भी होता है, ठीक है, तो हम दूसरे किसी फेज में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस क्या है कि ये रिक्वायरमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है, जो कि वाटरफॉल मॉडल नहीं कर रहा था। वाटरफॉल मॉडल में क्या था, एक स्टेप को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम अगला स्टेप में जा रहे थे, तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ स्पाइरल मॉडल में क्या है कि हम पीछे मुड़ के भी, मतलब नया कुछ अगर रिक्वायरमेंट आता भी है, उस पर काम करके हम उसको बना सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है तो, क्योंकि ये इतना सारा स्टेजेस में है। ठीक है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच, इटरेटिव मतलब बार बार हम लोग वही चीज को करते हैं। इंक्रीमेंटल, ठीक है, मतलब हम नया चीज, नया फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। एम्फेसिस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग पहले भी डिस्कस किए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है, रेगुलर इवेल्युएशन रिव्यूज, इम्प्रूव क्वालिटी। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा चीज को हमको फिर से वही स्टेजेस में घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मॉडल जो है, ठीक है, वो हम लोग का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक्सपेंसिव छोटा प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए कि गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो अच्छा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो छोटा प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो छोटा प्रोजेक्ट के लिए वो उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन रिस्क एनालिसिस, ठीक है, रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो मतलब आ, इतना ज्यादा यहाँ रिस्क एनालिसिस है कि अगर अच्छा एक्सपर्ट्स नहीं मिले, ठीक है, तो फिर प्रोजेक्ट का फेलियर होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कितना फेजेस लगेगा मेरे को, और जो हम लोग लास्ट में बनाए थे यहाँ पे ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, ठीक है, कितना फेज बाद हमको ऑपरेशनल प्रोटोटाइप बनेगा हम लोग का, वो हम लोग को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्स तो है ही क्योंकि मल्टीपल इटरेशंस है। टाइम कंज्यूमिंग, ये भी हम लोग देखे कि बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं। रिसोर्स इंटेंसिव, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है स्पाइरल मॉडल में। ठीक है, when to use the spiral model, ठीक है, when a project is vast in software engineering, a spiral model is utilized। जनरली हम लोग यही बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट बड़ा होने के टाइम पे हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। फ्रीक्वेंट रिलीजेस आर नेसेसरी, मतलब बार बार अपडेशन का जरूरत होता है जब, ठीक है, तो उस केस में हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। अप्रोप्रिएट टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप का जरूरत पड़ता है जब, ठीक है, तो तब भी हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। इवेल्युएटिंग रिस्क एंड कॉस्ट इज क्रूशियल, ठीक है, रिस्क एंड कॉस्ट का हम लोग देख ही चुके हैं। मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल एट एनी मोमेंट, तो यहाँ पे अगर हमको बार बार अपडेशन करने का जरूरत पड़े, मॉडिफिकेशन करने का जरूरत पड़े, तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, स्पाइरल मॉडल। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल पे। ठीक है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक मॉडल, ठीक है, एक डमी मॉडल या डमी कुछ बनाना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वर्किंग रेप्लिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, डमी या उसके जैसा ही कुछ बनाना। एक्चुअल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, एंड अगर बाद में कोई चेंजेस का जरूरत पड़ा या फिर फेलियर हो गया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या बनाते हैं, एक रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एक डुप्लीकेट बना रहे हैं प्रोडक्ट, दैट हैज टू बी इंजीनियर्ड। इट ऑफर्स अ स्मॉल स्केल फैक्सिमाइल ऑफ द एंड प्रोडक्ट। फैक्सिमल मतलब एक मिनिएचर डुप्लीकेट, ठीक है, मतलब मिनिएचर मॉडल उसके जैसा ही, रेप्लिका, फॉर ऑब्टेनिंग द कस्टमर फीडबैक, ठीक है, ताकि रियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए हम एक रेप्लिका जैसा बनाते हैं, उस पर काम करते हैं।
तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज पॉपुलरली यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो इसका ये डायग्राम हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग डेवलप और रिफाइन अ प्रोटोटाइप। ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के बाद कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, कस्टमर फिर से बताता है जो जो चीज उसको फिर से डेवलप करना है तो ये दे रहा है। तो इस तरह से ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल काम करता है। सिस्टम इज पार्शियली इम्प्लीमेंटेड बिफोर और ड्यूरिंग एनालिसिस, thereby allowing customers to see the product early in the life cycle। तो पूरा पूरी प्रोडक्ट कंप्लीट ना भी हो, ठीक है, तो थोड़ा सा पार्शियली इम्प्लीमेंट करना, मतलब आधा अधूरा काम करके कस्टमर को बस ये दिखाना कि आने वाला प्रोडक्ट किस तरह का होगा। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय इंटरव्यूइंग द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग द इनकम्प्लीट हाई लेवल पेपर मॉड्यूल। दिस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप सपोर्टिंग ओनली द बेसिक फंक्शनैलिटी। एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज रहता है, ठीक है, एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर। तो क्या है कि वो जो प्रोटोटाइप हम लोग कस्टमर को दिखाते हैं, ठीक है, कस्टमर को बताते हैं कि किस तरह का होगा, तो उसी दौरान क्या होता है कस्टमर, ठीक है, उसमें क्या और होना चाहिए या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है, उसी टाइम पे कस्टमर क्या कर देता है, वो पॉइंट आउट कर देता है अपना जो भी प्रॉब्लम से इश्यूज आ रहा है मॉडल के साथ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्रोटोटाइप को फर्दर रिफाइन किया जाता है, मतलब और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि उसको एलिमिनेट किया जा सके। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द यूजर अप्रूव्स द प्रोटोटाइप एंड फाइंड्स द वर्किंग मॉडल टू बी सैटिस्फैक्टरी। स्टेप्स क्या क्या है देखो। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो जो हम लोग का एसडीएलसी का स्टेजेस है, स्टेप्स है, उससे ही सिमिलर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, क्विक डिजाइन, उसके बाद डिजाइन करते हैं जब रिक्वायरमेंट मिल जाता है। बिल्ड अ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो एकदम जो रेप्लिका है वो बनाने का कोशिश करते हैं। इनिशियल यूजर इवैल्यूएशन, रेप्लिका बना के यूजर से हम इवैल्यूएट कराते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है डिजाइन में। ठीक है, कस्टमर जैसे ही ये बोल देता है तो फिर हम उसको डेवलपर के पास भेजते हैं। ठीक है, इसी दौरान अगर फिर से कोई फीडबैक आता है, ठीक है, तो हम फिर से उसको रिफाइन करते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, अंटिल द फाइनल सिस्टम इज अप्रूव। ठीक है, तो उसके बाद अप्रूव हो जाने के बाद फिर से हम उसको मेंटेनेंस का जो मेरा काम होता है वो हम करते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में ये जो स्टेप्स है यहाँ पे देखते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, उसके बाद क्विक डिजाइन करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बना के यूजर के पास हम भेजते हैं। ठीक है, ताकि यूजर उसको इवेल्युएट करे, बताए कि हाँ क्या और होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, यूजर के पास भेजते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एंड फिर से उसको हम जब सब चीज ठीक हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल का भी कुछ टाइप्स है, ठीक है, वो देखते हैं। रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं हम आइडियाज। ठीक है, क्या क्या और हो सकता है, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ठीक है, और मतलब एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोटोटाइप जो है, ठीक है, वो एक्सेप्टेड ही होगा। बस हम अपने हिसाब से, अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है, प्रोटोटाइप बना के कस्टमर से हम बार बार फीडबैक लेते हैं। ठीक है, कि और क्या होना चाहिए। ठीक है, या इसमें कुछ चेंजेस करने से हो जाएगा या फिर मतलब पूरा प्रोटोटाइप को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड इज ऑफ बेटर क्वालिटी। फाइनल प्रोटोटाइप जो बनता है, ठीक है, उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। उसके बाद है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप डेवलप्ड इनिशियली इज इंक्रीमेंटली रिफाइंड बेस्ड ऑन कस्टमर्स फीडबैक टिल इट फाइनली गेट्स एक्सेप्टेड। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे जैसे अर्ली मैन से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंजेस इवॉल्व होना, चेंजेस आना उसमें। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इंक्रीमेंटली रिफाइंड बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर भी जो फीडबैक जो है वो भी स्टेप वाइज दे रहा है, तब तक दे रहा है जब तक कि जो मॉडल है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो थ्रो अवे से ये थोड़ा ज्यादा मतलब बेटर अप्रोच है, क्योंकि टाइम को बचाता है ये।
इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, final expected product is broken into different small pieces of prototypes and developed individually. All individual pieces incremental का मतलब क्या होता है कि छोटा बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट को, ठीक है, हम छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसको डेवलप कर रहे हैं, लास्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम उसको इंटीग्रेट करके जो मेरा रियल प्रोटोटाइप होना है, ठीक है, वो बना रहे हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, इसमें क्या है, थ्री सीक्वेंशियल इंडिपेंडेंट फेजेस, ठीक है, स्टैटिक पेजेस प्रेजेंटेड इन एचटीएमएल फॉर्मेट, ठीक है, फंक्शनल स्क्रीन्स क्या क्या होगा, ठीक है, सर्विसेज क्या क्या होगा, मतलब प्रोग्रामिंग किस तरह से होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। अब हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। पार्शियल प्रोडक्ट अर्ली इन द लाइफ साइकिल, न्यू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हम लोग उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि वाटरफॉल मॉडल पॉसिबल नहीं था। फंक्शनैलिटीज जो है, मिसिंग फंक्शनैलिटीज, उसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। डेवलप प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज्ड बाय डेवलपर फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी आगे यूज हो सकता है। अर्ली फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड स्टेक होल्डर कैन हेल्प guide the development process, ensure the final product meets the needs and expectations, ठीक है। Reduce the risk of project failure का रिस्क को रिड्यूस करता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के बीच का गैप को ब्रिज करता है। तो ये तो रहा उसका एडवांटेजेस। उसके बाद उसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। टाइम एज वेल एज मनी, टाइम भी ज्यादा यूज होता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा से नहीं हो पाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर का, ठीक है, वो तो चेंज होता ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे हालात में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना मुश्किल। डेवलपर्स इन अ हरी टू बिल्ड प्रोटोटाइप में एंड अप विद सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो डेवलपर्स को प्रोटोटाइप बनाने का इतना जल्दी होता है, ठीक है, उस टाइम पे वो ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं करता। ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट पॉसिबल जो प्रोटोटाइप है या उस इस तरह से बेस्ट पॉसिबल प्रोटोटाइप बने, ठीक है, इस बात पे वो कोई ध्यान नहीं देता। प्रोटोटाइप मस्ट बी स्केलेबल। स्केलेबल मतलब प्रोटोटाइप को हम लोग चेंज कर सके ताकि फ्यूचर नीड्स भी हो कस्टमर का, तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। Shift away from the final product, leading to delays in the development process. Different tools and technologies, additional training and maintenance costs. Application of prototyping model, requirement clearly understood नहीं है या unstable है, वहां पर उसका application होता है। या requirement जल्दी change हो रहा है, वहां पर इसका हम लोग करते हैं। Developing user interfaces, high technology software intensive system, टेक्निकल फिजिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग पोर्शन पे आ गए हैं, आप लोगों का सिलेबस में आ गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स हम लोग कर चुके हैं, वाटरफॉल मॉडल कर चुके हैं, स्पाइरल मॉडल कर चुके हैं और प्रोटोटाइप मॉडल कर चुके हैं। आगे हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो आते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, जरूरत, ठीक है। हमें कोई प्रोजेक्ट की जरूरत है, इसीलिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या मैनुअल में प्रॉब्लम था या कुछ इश्यूज था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अपना रिक्वायरमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, आई ट्रिपल ई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, स्टैंडर्ड 729, हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड का एक न्यूमेरिक वैल्यूज होता है, ठीक है। आई स्टैंडर्ड का जब हम लोग बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है आई ट्रिपल ई में, ठीक है। जैसे ओएसआई मॉडल होता है, आईएसओ मॉडल, आईएसओ
ऑर्गेनाइजेशन का OSI मॉडल होता है, उसी तरह हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में IEEE स्टैंडर्ड्स होता है जो कि किस तरह का होना चाहिए क्या, ठीक है, ये सबको डिफाइन करता है। तो कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? कंडीशन कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। कोई एक रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है जॉब का, तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उसके लिए सपोज BCA पास होना चाहिए या MCA पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक कैपेबिलिटी, ठीक है, यूजर का वो कैपेबिलिटी या कंडीशन होना चाहिए ताकि कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके या कोई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। satisfy a contract standard specification, documented representation of a condition or capability as in one or two. Main types of software requirement can be of three types. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना तरह का रिक्वायरमेंट होता है, फिर उस रिक्वायरमेंट में क्या होता है उस सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दूसरा है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और तीसरा है डोमेन रिक्वायरमेंट। और ये तीनों मिलके क्या बनाता है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है ना। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि एंड यूजर्स, ठीक है, जो यूजर्स स्क्रीन के सामने बैठ के काम करेंगे, ठीक है, उनका जो बेसिक फैसिलिटीज है, ठीक है, उनको क्या क्या फंक्शनल का मतलब क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन का काम करे, डेटा मैनिपुलेशन का काम करे, या बिजनेस प्रोसेस करे, यूजर इंटरेक्शन या कोई भी फंक्शनैलिटी जो कि जिससे मतलब कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी जो यूजर स्पेसिफाई करता है कि ये फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ जो कि एक ग्रिड व्यू में सब स्टूडेंट्स का डिटेल्स दिखाता हो, ठीक है, तो ये उसका फंक्शन है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो दैट शुड बी नेसेसरीली इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख के दिया गया है वो तो जरूरी से ही वो जरूर से सिस्टम में होना चाहिए, सिस्टम जरूर से वो फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, into the system as a part of the contract. These are represented or stated in the form of input to be given to the system. मतलब हम किस तरह का इनपुट देंगे, क्या होगा और क्या आउटपुट आएगा। तो इनपुट गिवन टू द सिस्टम, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा और क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट आने से हमको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट स्टेटेड बाय द यूजर which one can see directly in the final product, ठीक है, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हैं। Unlike the non-functional requirement in hospital management system, a doctor should be able to retrieve the information of his patient. High-level functional requirement may involve several interactions or dialogue between system and outside world. Accurately describe the functional requirement, all scenarios must be enumerated. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन ये चीज भी होना चाहिए सो दैट क्वालिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। नॉन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो जैसे क्या है कि सिक्योर होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, बाद में हम उसमें कोई चेंज कर सके, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब ये सब भी हम आगे कर सकते हैं सिस्टम के साथ, ऐसा होना चाहिए। रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, हम चीजों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्केलेबल, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कुछ फीचर्स, ठीक है। परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
तो ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का भी टाइप्स होता है, इंटरफेस कंस्ट्रेंट, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट, लाइफ साइकिल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो इधर देखो क्या होता है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स। डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर कैटेगरी और डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, डोमेन रिक्वायरमेंट फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, डोमेन मस्ट नेसेसरली एग्जिबिट सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है, मस्ट नेसेसरली एग्जिबिट कम अंडर दिस कैटेगरी। जैसे एकेडमिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, द फंक्शनैलिटी टू असेस लिस्ट ऑफ फैकल्टी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज अ डोमेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि ये वाला जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड्स के केस में, या कोई भी अगर हम एकेडमिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये चीज उसमें होगा। ठीक है, फैकल्टी लिस्ट ऑफ फैकल्टी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड यूजर और क्या क्या चाहता है। ठीक है, एंड यूजर्स का रिक्वायरमेंट को नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब किस तरह का मेथड होता है, इंटरव्यू करना, उससे पूछना कि किस तरह का सिस्टम चाहते हैं आप, सर्वे करना। ठीक है, या यूजर का कोई फीडबैक है वो लेना। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। आर्किटेक्चर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, इंटरफेसेस। ठीक है, तो ये टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिजनेस अचीव करने के लिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। रेगुलेटरी, डेटा प्राइवेसी। ठीक है, ये सब कुछ रेगुलेटरी में आता है कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाना चाहिए, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, और कोई दूसरा कुछ अगर लीगल कंप्लायंस है तो। इंटरफेस रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाई इंटरेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, जैसे डेटाबेस, वेब सर्वर, ठीक है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये सब और डिफरेंट डिफरेंट तरह का रिक्वायरमेंट्स है। डिजाइन रिक्वायरमेंट, डिजाइन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग अपना रिक्वायरमेंट्स को इतना सारा अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं, मतलब हम ग्रुप्स में बांटते हैं इस रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉपरली हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटाइज, मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, ठीक, हमको पता रहेगा किस टाइप का है, तो रिक्वायरमेंट किसके लिए है, स्टेक होल्डर्स के लिए, डेवलपर के लिए, टीम मेंबर्स के लिए। ठीक है, इंक्रीज क्वालिटी, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट का पर्पस ही होता है कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज का क्वालिटी अच्छा कब है, जब जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर रहा है। ठीक है, सपोज मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एक फोन खरीद रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2 साल बहुत अच्छे से चले। ठीक है, या मतलब एक बार मैं चार्ज करूँ तो 2-3 दिन आराम से चले। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, रिक्वायरमेंट था। इसके हिसाब से प्रोडक्ट बन गया तो हम क्या बोलेंगे कि वाह बहुत अच्छा क्वालिटी है। इम्प्रूव ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी मतलब हम ट्रेस कर सकते हैं कि कंप्लायंस हो रहा है, कंप्लायंस या रेगुलेटरी हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उसका, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्लासिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स। रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिजिड रहता है। मिस क्लासिफिकेशन, कभी कभार हम लोग कोई एक दूसरा रिक्वायरमेंट, सपोज हम लोग यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इंटरफेस रिक्वायरमेंट से कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होने से प्रॉब्लम है। ठीक है, ऊपर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल कर चुके हैं, स्पाइरल मॉडल कर चुके हैं, प्रोटोटाइप मॉडल कर चुके हैं, एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में भी अभी पढ़ चुके हैं। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा। 2 मिनट मैं भेज ही देता हूँ इसको। एक मिनट में नोट्स इसको भेज दिया।
मैं भेज दिया हूँ मैम को नोट्स, ठीक है। ओके सर। मैम से ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इसमें आते हैं, हम लोग का ये जो सिलेबस है इसका नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, ठीक है। क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मतलब इसका मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन गैदर करना और रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, ठीक है। बहुत सारा रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड उस रिक्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं, ठीक है। यही होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब। अब रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्यों करते हैं, गोल क्या है और मतलब क्यों करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, किसका अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर का नीड और रिक्वायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मतलब सीधा सा बात है, पहले हमको ये समझना होगा कि कस्टमर का जरूरत क्या है एंड कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर को एक वहां पर कोई एक पर्टिकुलर पेज में ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन तो चाहिए ही, ठीक है। कस्टमर ड्रॉप डाउन के साथ साथ एक ग्रिड व्यू भी चाह रहा है, ठीक है। तो उसका नीड क्या है, ड्रॉप डाउन, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ग्रिड व्यू, ठीक है। तो पहले उसको उसका ये जो नीड्स है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, इसका एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अ, ये ही मेन मकसद है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कि हम अगर किसी से कुछ पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो बहुत बार होता है कि उसको खुद को पता नहीं रहता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो अपना जरूरत ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर जरूरत एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो फिर प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनेगा तो फिर बाद के स्टेजेस में हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इंटेंसिव। कम्युनिकेशन इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करने का जरूरत होता है, क्योंकि जब तक हम खुद इस बात से कंफर्म, मतलब खुद कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, ठीक है, तब तक हमको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत होगा। It can be successful only through effective customer developer partnership. तो कस्टमर एंड डेवलपर का बहुत अच्छा पार्टनरशिप होना चाहिए, है ना, तभी जाके रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन अच्छे से होगा। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, समझना एंड रिफाइन करना, मतलब कि हाँ यही उसका असल रिक्वायरमेंट है। क्रिटिकल पार्ट ऑफ एसडीएलसी, जनरली बिगिनिंग में होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का प्रोसेस। स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग बिजनेस ओनर्स, एंड यूजर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट। आउटपुट जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का, वो एक क्लियर, कंसाइज और वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होता है। Importance of requirement elicitation: compliance with business objective, guarantees that software development endeavors are in harmony and wider company aims and objectives। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फॉलो करना, उसको कंप्लाई करना। तो ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का जरूरत इसीलिए भी है, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको फॉलो करना। यूजर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अगर हम कस्टमर्स का जरूरत को समझेंगे, ठीक है, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ मेरे से मेरा जरूरत पूछा जा रहा है, मेरा जरूरत के हिसाब से ही मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है। टाइम एंड मनी सेविंग्स, कस्टमर को क्या चाहिए हमको पहले से पता रहेगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बार टाइम भी बचेगा, टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा, ठीक है, कॉस्ट सेविंग भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ बना दिए फिर से हमको नए सिरे से काम शुरू करना। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है।
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज क्रूशियल फॉर प्रोजेक्ट्स इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ताकि सॉफ्टवेयर जो है नॉर्म्स को फॉलो करे, एप्लीकेबल लॉज एंड नॉर्म्स को फॉलो करे। ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेल डॉक्यूमेंटेड। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एक्टिविटीज क्या क्या है हम लोग देखते हैं। नॉलेज ऑफ द ओवरऑल एरिया वेयर सिस्टम्स आर अप्लाइड, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रिसाइज कस्टमर प्रॉब्लम सिस्टम इज गोइंग टू बी अप्लाइड वंस दैट इज गुड। इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, detailed investigation of user needs, define the constraints for system development। तो डिफरेंट मेथड्स है किस तरह से हम अ, किस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है उसमें इंटरव्यूज, ठीक है। इंटरव्यू पता है, पूछना किसी से कि आपको क्या चाहिए। जैसे हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं इंटरव्यू, ताकि जो हम लोग को सिलेक्ट करेगा उसको पता रहे कि उसको ये रियलाइज हो या उसको ये पता रहे कि हाँ, जो कैंडिडेट है वो सूटेबल है या नहीं जॉब के लिए। तो ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है एंड क्लोज एंडेड इंटरव्यू होता है। ओपन एंडेड इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे मैं अगर किसी से कुछ पूछ रहा हूँ कि आपको किस टाइप का खाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड इंटरव्यू अगर सपोज मैं पूछ रहा हूँ कि आप वेज हैं कि नॉन वेज है, तो क्लोज्ड है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो वो वेज बोलेगा या तो नॉन वेज बोलेगा, ठीक है। ओपन एंडेड में क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको कौन से लैंग्वेज पे चाहिए, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं, कुछ भी बोल सकता है यूजर, ठीक है। तो ओपन एंडेड में कोई प्री सेट एजेंडा नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओपन क्वेश्चंस प्रिपेयर होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मतलब क्या है, ग्रुप टेक्निक, ठीक है। ग्रुप में लोग डिस्कस करते हैं चीजों को, ठीक है। ग्रुप हाईली ट्रेन्ड फैसिलिटेटर होता है जो कि ग्रुप में बायस ना हो, मतलब पार्शियलिटी ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इसको देखता है। एवरी आइडिया इज डॉक्यूमेंटेड सो दैट एवरीवन कैन सी इट, ठीक है। हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि सब कोई ये देख सके कि हाँ क्या है नहीं है, ये सारा चीज देख। फाइनली a document is prepared which consists of list of requirement and their priority if possible। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, प्रायोरिटी। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, इसका काम होता है जो गैप होता है, ठीक है, डेवलपर्स एंड कस्टमर्स के बीच का जो गैप होता है। डेवलपर थिंक दे आर सपोज टू बिल्ड, मतलब डेवलपर्स कुछ सोच रहे हैं कि हमको ये बनाना है, कस्टमर सोच रहे हैं कि मेरे को ये मिलेगा, ठीक है। तो ये गैप को रिड्यूस करना ही इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। टीम ओरिएंटेड, तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस बाय द सिस्टम यूज्ड बाय द सिस्टम। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्राइम कंसर्न है, मतलब हम लोग का मेन टारगेट है कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इट एम्फसाइजेस ऑन द रिक्वायरमेंट व्हिच आर वैल्यूएबल टू द कस्टमर्स, कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है, कस्टमर के लिए जो वैल्यूएबल है उस पे ये ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। इसमें थ्री टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट का बात करते हैं। नॉर्मल रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव गोल आर डिस्कस विद द कस्टमर, ठीक है, कि नॉर्मली क्या होना चाहिए। जैसे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एंड मार्क्स का एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर जैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो कस्टमर बोल के देगा, लेकिन एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर ये वाला बात बोलेगा नहीं, ठीक है, कस्टमर स्टेट नहीं करेगा कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन, ये एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बियॉन्ड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मतलब सपोज अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्ट होता है, ठीक है, तो एक बैकअप प्रोवाइड कर देना, ठीक है, या जितना भी प्रोसेस है सबको शट डाउन करना, ठीक है। तो ये एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स। यूज केस अप्रोच, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, यूज केस व्हाट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट हाउ, क्या सिस्टम कैसा है क्या नहीं, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है यूज केस, जैसे यूज केस डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसका कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे एक्टर, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो एक्टर्स, प्राइमरी एक्टर्स होता है जिसको कि असिस्टेंट से सिस्टम से कोई गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है,
सेकेंडरी एक्टर जिससे सिस्टम को असिस्टेंस चाहिए, प्राइमरी एक्टर में फ्रॉम द सिस्टम, और इसमें क्या है, सिस्टम नीड्स द असिस्टेंस। यूज केस सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन, किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, कौन किससे किस तरह का इंटरेक्शन कर रहा है। फिर यूज केस डायग्राम से, यूज केस डायग्राम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो स्टिक फिगर, ओवल, लाइन, ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का स्टेप्स क्या क्या है। पहले तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई रहेगा तभी तो हम उसके पास जाएंगे रिक्वायरमेंट लेने। लिस्ट आउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका एक लिस्ट बनाना, ठीक है। एंड कौन सा रिक्वायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी ये भी उसमें असाइन होता है। At the end, the final list of requirement is categorized. Possible to achieve, deferred and reason for it. Impossible to achieve. Stakeholder engagement, ठीक है, stakeholder का engagement, gathering information, information को gather करना, requirement prioritization, requirement को prioritize करना, requirement को document करना, validation and verification, iterative process, communication and collaboration, flexibility, advantages of requirement elicitation, clear requirement, clarify and define customer requirement, improve communication, communication को improve करना, results in good quality software, good quality software बनाना, misunderstandings को avoid करता है, identification of risk, risk क्या क्या है उसको identify करना, development of accurate plan, ठीक है, यूजर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है क्योंकि हम रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग देखें कि इतना सारा प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इंटरव्यू लेना, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्किल्स चाहिए, स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए ताकि हम समझ पाए रिक्वायरमेंट्स को। चेंजिंग रिक्वायरमेंट, कि अगर रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो उस पर हम क्या करेंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स, दूसरा क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज में किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज है, इनएक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्या मतलब इसका डिसएडवांटेज है, क्या क्या अगर इस तरह का होता है तो फिर हमको मतलब ये प्रॉब्लम्स भी हो सकता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का भी भेज ही देते हैं नोट्स। ठीक है, हम भेज दिया है इस रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का भी नोट्स। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके सर।